तो जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सब क्वेश्चन 1 जरा ठीक से पढ़े। द डिमांड डी फॉर अ प्राइस पी इज गिवन एज, डिमांड डी आपको मालूम है और वो क्या मालूम है 27 अपॉन पी। तो यहां पर अगर आप देखें तो मुझे मालूम है गिवन डी यानी कि डिमांड इज इक्वल टू 27 अपॉन पी। अब इन्होंने आगे कहा फाइंड द रेट चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 3। तो अच्छा, डिमांड किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? अगर प्राइस बदल जाए तो क्या डिमांड चेंज होता है? यस। अगर प्राइस ज्यादा तो डिमांड, और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा। ये एक हमारे पास है। तो कहने का मतलब है कि जो डिमांड है इट्स डिपेंड ऑन प्राइस, और रेट चेंज किसका चाहिए? डिमांड का चाहिए। तो आप जो डिमांड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्योंकि किसके साथ चेंज हो रहा है? प्राइस के साथ। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, अब जरा ध्यान देना, मैं इस तरह से नोट कर रहा हूं, रेट चेंज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि ये किसके साथ बदलता है? प्राइस के साथ। तो मैंने क्या लिखा? डी अपॉन डीपी ऑफ डी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो डिमांड किसके कारण बदलेगा? प्राइस के कारण बदलेगा। तो इसलिए डिमांड का डिफरेंशिएशन प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखा। अब डी अपॉन डीपी, क्या हमें डी का वैल्यू मिला है? यस, इट इज 27 अपॉन पी। यहां तक कोई डाउट? समझा मैंने क्या किया? अब 27 तो कांस्टेंट है ना, वो डेरिवेटिव से क्या आ जाएगा? बाहर। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस पे था। तो मैं 27 को बाहर कर दूं और इनटू में क्या रह जाएगा? डी अपॉन डीपी ऑफ 1 अपॉन पी। अच्छा, इधर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप सबको मालूम है डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, बोलो क्या था? माइनस 1 अपॉन। तो यहां पर डी अपॉन डीपी ऑफ क्या है? 1 अपॉन पी है ना, तो x की जगह क्या आ रहा है? p आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बोलो, माइनस 1 अपॉन। तो 27 इंटू माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो 27 इंटू माइनस 1, तो माइनस 27 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास रेट चेंज ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वापस ध्यान दो, यहाँ पर डिमांड फंक्शन गिवन था 27 अपॉन पी, यानी कि डिमांड प्राइस के साथ चेंज हो रहा है। अब उसने फाइंड आउट क्या करने को बोला? रेट चेंज ऑफ डिमांड, जिसका मतलब क्या है? डी अपॉन डीपी ऑफ डी, यानी डिमांड का डिफरेंशिएशन। मैंने डी अपॉन डीपी, डी का वैल्यू क्या रिप्लेस कर लिया? 27 अपॉन पी। अब आपको मालूम है 27 तो कांस्टेंट था, वो डेरिवेटिव से क्या चला गया? बाहर। तो डिफरेंशिएशन किसका होना है? 1 अपॉन पी। और हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है ना कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब डी अपॉन डीपी ऑफ 1 अपॉन पी क्या आना चाहिए था? अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो रेट चेंज ऑफ डिमांड इज माइनस 27 अपॉन पी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक डिफरेंशिएशन करना है। बात समझा क्या? चलो जरा कंप्लीट करो और इसके बाद नेक्स्ट फिर साथ साथ स्टार्ट करो। अच्छा, प्राइस भी दिया है क्या? ठीक है, इसमें आगे एक और कुछ, एक और पार्ट भी है। रेट चेंज आ गया ना, उसने क्या बोला है? व्हेन प्राइस इज 3। तो अब इसमें प्राइस का वैल्यू भी रिप्लेस कर दो, वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया। तो अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर ये जैसी आ जाएगा, क्या करेंगे? पुट p इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर रेट चेंज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? माइनस 27 अपॉन 3 स्क्वायर। तो माइनस 27 अपॉन 9 से 27 कितने टाइम कैंसल? 3 टाइम। तो आंसर क्या मिला? -3। चलो कंप्लीट करो जरा फटाफट।
लास्ट स्टूडेंट्स, बातें जरा नहीं करो। चलो हो गया कंप्लीट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ कमोडिटी द प्राइस डिमांड रिलेशन इज गिवन। एक बार वापस आपको प्राइस, अरे तुम्हारा आवाज नहीं निकल, मैं कह रहा हूँ इस पर रिकॉर्ड होता है और वो सब आता है, तुमने अगर देखा रहेगा लेक्चर, अगर टाइम है तो। और जरा जो ये लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं, मैं इधर दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करूं, देखा यहां पर है यार, सोच के लिखते हो यार तुम लोग, मुझे समझ से मेरी बाहर है एकदम। लास्ट रो गर्ल, कितना स्लो लिख रही है बेटा तू, इतनी देर में सबने 3 बार लिख लिया रहता था आंसर। और सब लोग ना पहले से ना थोड़ा सा रेडी रहने का, नोटबुक वगैरह सब ओपन रख के आके लगता है ऐसा आराम से बैठ जाते, फिर चालू करते पढ़ना। अब हमारे पास नेक्स्ट, फॉर इफ फॉर अ कमोडिटी द प्राइस डिमांड रिलेशन इज गिवन है। तो इस बार आपके पास डिमांड और प्राइस का रिलेशन गिवन है, तो लिखो जरा मेरे साथ, गिवन D इज इक्वल टू, और डिमांड क्या बताया अपने को, P प्लस 5 डिवाइड बाय P माइनस 1। डिमांड D इज इक्वल टू P प्लस 5 अपॉन P माइनस 1। वो इतना लिख के इन्होंने पूछा कि, अब जरा देखिए, फाइंड द मार्जिनल डिमांड व्हेन प्राइस इज 2। मार्जिनल डिमांड का मतलब ही होता है आपके पास डिफरेंशिएशन, यानी कि क्या करना है, रेट चेंज। आई बात समझ में? तो अब किससे से लिखो जरा मेरे साथ साथ, देयरफॉर मार्जिनल, अच्छा इसका फुल एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक्स में आएगा आपके पास कि मार्जिनल ये सब वर्ड क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो इसलिए मैथ्स के स्कोप में नहीं है, मैं वहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में नहीं घुसने वाला, तो मैं सिर्फ मैथ्स में इसका फॉर्मूला क्या है वो यूज कर रहा हूँ। तो मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू डी अपॉन डीपी ऑफ डी। एक बार वापस से, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड, यानी यहां तक समझा, सबने लिखा है यहां तक। अब आपको क्या डी का वैल्यू मिला हुआ है, यस वी हैव, तो डी अपॉन डीपी, और यहाँ पे डी का वैल्यू रिप्लेस करो P प्लस 5 डिवाइड बाय P माइनस। कल हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना इसी फॉर्मेट पे, न्यूमरेटर अपॉन, और ना बोलो पहले क्या लिखना होगा, डिनोमिनेटर इनटू डी अपॉन डीएक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी अपॉन डीएक्स ऑफ होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। रूल याद है सबको? अब अप्लाई करना है, आप मेरे साथ साथ लिखो, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, p माइनस 1 ना, तो इधर लिखो ब्रैकेट में p माइनस 1 इनटू डी अपॉन डीपी, किसका डिफरेंशिएशन, p प्लस 5। अब कौन सा साइन, माइनस, अभी क्या लिखना पड़ेगा, p प्लस 5 इनटू डी अपॉन डीपी ऑफ p माइनस 1 डिवाइड बाय p माइनस 1 द होल स्क्वायर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कल से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, उससे पहले लेक्चर में भी यही अप्लाई किया था लास्ट में। अब जरा यहां ध्यान देना, क्या p माइनस 1 में कोई चेंज आएगा, नो, एज इट इज। अब जरा बोर्ड पे ध्यान भी देना और नोट भी करना है, p का डेरिवेटिव x जैसा होता है वैसे ही, तो p का डेरिवेटिव 1, कौन सा साइन, प्लस, फाई का डेरिवेटिव 0, क्यों 0 समझ में आ रहा है, इट इज कांस्टेंट। फिर कौन सा साइन, माइनस, फिर क्या लिखना है, p प्लस 5 इंटू p का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय p माइनस 1 द होल स्क्वायर।
यहां तक समझा? अच्छा, ब्रैकेट में क्या आपके पास 1 + 0 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो यानी कि ये डायरेक्टली क्या लिख दिया जाएगा? p माइनस 1 माइनस, इधर भी तो सेम है ना, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू p + 5 p + 5। तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं अभी हम p + 5 और होल डिवाइड बाय p माइनस 1 द होल। यहां तक पहुंचा? ये ब्रैकेट ओपन करना आता है सबको। पहले ब्रैकेट में कोई साइन चेंज नहीं होगा, दूसरे का चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे बोलो जरा? p माइनस 1 माइनस p माइनस 5 होल डिवाइड बाय p माइनस 1 द होल स्क्वायर। आप चेक करके बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? p कैंसिल हो रहा है, कट कर दो। -1 और -5 -6 इज इक्वल टू -6 अपॉन p माइनस 1 द होल स्क्वायर। अच्छा, क्या प्राइस का कुछ वैल्यू गिवन है? चेक करो। यस, क्या गिवन है? 2 ना, तो यहीं पे लिखो, इसके नीचे पुट p इज इक्वल टू 2। तो p का वैल्यू 2 रिप्लेस करना है हमने, तो पुट p इज इक्वल टू 2। अब अगर आप 2 रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? -6 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर। अच्छा, 2 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर, तो कुछ चेंज तो आने वाला नहीं है, फिर भी एक बार लिख लेते। -6 अपॉन 1 इज इक्वल टू -6। तो देयरफॉर ये किसके लिए चल रहा था? मार्जिनल डिमांड ना, तो देयरफॉर मार्जिनल डिमांड इक्वल टू -6। समझा? कोई डाउट? तो हमने 2 सम सॉल्व किए, एक में रेट चेंज था तब भी सेम, और मार्जिनल पूछा तो भी सेम, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? और रहा डिफरेंशिएशन, अब वो आपने इतना पढ़ लिया कि अब सिंपल डिफरेंशिएशन आएंगे अप्लाई करते जाने से। अब ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। अब वापस ध्यान से पढ़ना। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन एज, इस बार डिमांड फंक्शन प्राइस के टर्म में मिला है, और जरा देखो क्या मिला है? p इज इक्वल टू, तो लिखो गिवन और फंक्शन नोट कर लो। प्राइस p इज इक्वल टू 20 प्लस b माइनस d स्क्वायर, ऐसे ही था। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग व्हेन डिमांड इज। इस बार रेट चेंज किसका फाइंड आउट कर रहा है? प्राइस का। पिछली बार यानी पहले क्वेश्चन में किसका था? डिमांड का था। तो इस बार डिफरेंशिएशन किसका होगा? प्राइस का। किसके रिस्पेक्ट में होगा? डिमांड के रिस्पेक्ट में। पहले क्वेश्चन में क्या कहा था? डिमांड का डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो अब जरा देखो, इस तरह से लिखो, देयरफॉर रेट change of price equal to rate change of price is equal to d upon dd of p, यानी कि प्राइस का डिफरेंशिएशन, जिसका रेट चेंज होना है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ रहे हैं क्या? तो मैंने क्या लिखा? d upon dd of p। अब क्या p का वैल्यू है अपने पास? यस वी हैव, देन replace p by 20 plus b minus d square, 20 plus d minus d square। यहां तक आया क्या? अब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जरा ध्यान देना। 20 का डेरिवेटिव 0, क्यों 0? समझ रहे हैं ना? कांस्टेंट। कौन सा साइन? d का डेरिवेटिव, कौन सा साइन? d स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x होता था ना, तो डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2d। तो ये मिला क्या आपने? 1 माइनस 2। क्या हमको डिमांड का वैल्यू दिया है? बेटा एक दूसरे को देख के हंसने से काम नहीं चलेगा, इधर कंसंट्रेट करो। वैसे भी कुछ लोग कभी कभी आते हैं, भूल जाते हैं कि हम लोग क्लास में हैं। तो अब यहाँ पर डिमांड का वैल्यू क्या दिया है?
put d is equal to 3. तो 1 minus 2 into 3 is equal to 1 minus 6. क्या मिला? -5. तो रेट चेंज ऑफ प्राइस, therefore लास्ट में रेट change of price is equal to -5. चलो पहुंचे क्या क्वेश्चन? सबका सॉल्यूशन आ गया। तो रेट चेंज ऑफ प्राइस इक्वल टू -5। सबने कर लिया कंप्लीट? अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4, अब जरा ध्यान देना। If the total cost function is given by, इस बार क्या मालूम है? कॉस्ट फंक्शन ना, तो लिखो जरा गिवन, और लिख ले पहले c इज इक्वल टू कॉस्ट क्या गिवन है? 5x रेज टू 3 है शायद, यस, और फिर क्या है? प्लस 2x स्क्वायर एंड देन प्लस 7। कॉस्ट फंक्शन लिख लिया सबने। अब ये क्या कह रहे हैं? फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू। अब जरा ध्यान देना, एक तो बताना एवरेज और एक क्या बताना? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब डिफरेंशिएशन है। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर से। किससे डिवाइड करते हैं? नंबर। वैसे मान लो हम यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, आपके वेट जो है उनका एवरेज वेट निकालना चाहते हैं, तो सारे के सारे वेट को क्या करूं? ऐड कर दूं। और मान लो 50 स्टूडेंट बैठे तो 50 से क्या कर दूं? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेट। तो यानी कि नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। अगर ये कॉस्ट है टोटल, तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट आएगा। ध्यान रखना, एवरेज के लिए सिर्फ डिवीजन है, मार्जिनल के लिए डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले इससे से लिखो यहां पर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू सी अपॉन एक्स, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। लिखा सबने? अच्छा, अब कॉस्ट का वैल्यू रिप्लेस कर लो, is equal to 5x raised to 3 plus 2x square plus 7 whole divided by x। ये भी सबको आता है डिवीजन, फिर भी 5x क्यूब डिवाइड बाय x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 7 अपॉन x। ये समझ रहे हैं मैंने क्या किया? Each and every term is divided by x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पावर कैंसिल, कितना बचेगा? 2। ये कैंसिल, एक ही पावर रह जाएगा। यहाँ कुछ कैंसिल होगा क्या? नो। तो मिला क्या? 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 अपॉन x। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है मैंने क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या हमको x का वैल्यू मिला है क्वेश्चन में? यस, क्या मिला था? 4। तो अब क्या करो यहां पर? पुट x इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 5 इंटू क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। पहुंचा यहां तक? जहां भी x था उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है? 4। 4 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 16 प्लस 2 4 जा 7 डिवाइड बाई 4 1.75। डिवाइड कर लोगे ना, या इसे भी बोर्ड पे डिवाइड करके देखो। तो 1.75, 16 5 जा 80 और 90 पक्का? प्लस 1.75, तो 88 प्लस 1, तो क्या मिला ये हमको? 89.75। कार्तिक तुम्हारे पीछे जो बैठ कर लिया कंप्लीट? ये हो गया लिख के? 89.75 तक पहुंच गए?
सबका आ गया यहां तक। अब ऐसा लिखो देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, थोड़ा सा मॉडिफाइड करा रहा हूं स्टेटमेंट, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 89.75 एट x इक्वल टू 4। मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, क्या लिख दिया, एट x इक्वल टू 4। अगर आप x का वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या, पहला पार्ट समझ में आया, कोई डाउट इसमें? अब भी क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, एक और बाकी है। क्या बाकी है? मार्जिनल कॉस्ट। अब ये तो पहला हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, एवरेज कॉस्ट। अब मार्जिनल का मतलब क्या बताया था, डिफरेंशिएशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। तो अब नेक्स्ट टाइम में जाके लिखो, वी नो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, वी नो, अरे फिर चालू हो गया तुम्हारा पीछे, क्या करते रहते हो तुम लोग? मैं इधर बोल रहा हूं, मेरा बहुत हूं बोलने के लिए, मेरे जाने के बाद बोलो जितना बकबक करना है करो। तो वी नो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी। इस बार डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, कॉस्ट का। बात समझ रहे हैं? तो मार्जिनल जब भी आएगा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। अब यहां पर डी अपॉन डी एक्स, सी का वैल्यू है ना अपने पास, 5x⁵ प्लस 2x² प्लस 7। डिफरेंशिएशन आता है सबको? पहले क्या लिखना होगा, 5x³ का डिफरेंशिएशन, बस 50-54 लोगों में से 2 का आवाज आया। तो x³ का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला कौन सा यूज किया, d अपॉन dx ऑफ x⁵n इज इक्वल टू n इंटू x⁵n-1। तो पावर n हो गई ना 3, तो 3x⁵3-1, तो 3-1 क्या आएगा, 2। तो ये लिखा 3x² प्लस 2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, 3 5 जा x², 2 2 जा, क्या हमको x का वैल्यू मिला है, यस। तो पुट x इक्वल टू 4, तो 15 इंटू 4² प्लस 4 इंटू 4, पहुंच गया यहां तक? अच्छा 4 का स्क्वायर 16, तो 15 इंटू 16 और 4 4 जा 16, तो ये क्या आ गया, 16 इंटू 16 आ गया ना, हाँ आएगा आएगा, लेकिन वो दूसरी तरीके 16 कॉमन लेने के बाद छोड़ देते उसको। 15 इंटू 16 240, तो ये 15 इंटू 16 240, और ये क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 256 एट x इक्वल टू 4। समझा क्या? तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है, एवरेज होगा तो सिर्फ डिवाइड, और अगर मार्जिनल होगा तो डिफरेंशिएट। और अब तक हमने जितने 3 बार मार्जिनल यूज किए, तीनों बार सिर्फ डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन भी एकदम सिंपल आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत अब वास्ट डिफरेंशिएशन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग n नोटबुक्स इज गिवन बाय, आपको n नोटबुक बनाने का कितना कॉस्ट आता है वो बताया है, और ये क्या बताया इसने, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखे, गिवन कॉस्ट फंक्शन c इज इक्वल टू 1500 माइनस 75n, और फिर प्लस का 2n² और आगे प्लस n³ अपॉन 5। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट n इक्वल टू 10। तो मार्जिनल कॉस्ट चाहिए ना, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वापस से डिफरेंशिएशन। अब यहां पर देयरफॉर मार्जिनल
कॉस्ट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एन कर देना, क्योंकि x की जगह नंबर ऑफ बुक्स को n से बता दिया उसने। आई बात समझ में? तो डी अपॉन डी एन किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस्ट, ब्रैकेट में सी। अब डी अपॉन डी एन ब्रैकेट 1500 माइनस 75n प्लस 2n स्क्वायर प्लस n क्यूब अपॉन 5। चलो कोई स्टूडेंट बताना चाह रहा है क्या डिफरेंशिएशन क्या आएगा? चलो बोलो 1500 का डिफरेंशिएशन 0, कौन सा साइन, फिर कौन सा नंबर, n का डेरिवेटिव 1, फिर कौन सा साइन प्लस कौन सा नंबर 2, n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n प्लस कौन सा नंबर 1 अपॉन 5। भाई ये 5 कांस्टेंट है ना, तो उसको बाहर निकाल देना। 1 अपॉन 5 n क्यूब का डेरिवेटिव 3n स्क्वायर। याद आ गया? अब आप यहीं पर क्या करो, जो n का वैल्यू है वो भी रिप्लेस कर दो। तो n का वैल्यू 10 बोला है ना, पुट n इज इक्वल टू 10। जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी ध्यान देना। माइनस 75 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 10, ये समझा? 2 2n था ना, 2 इंटू 2 इंटू n की जगह 10 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू क्या लिखा 10 स्क्वायर। माइनस 75, 2 2 जा 4 इंटू 10 40 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 और डिवाइड में क्या है 5 डिवाइड में है ना। अब यहां पर मैं अभी भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। माइनस 75 प्लस 40, 300 को डिवाइड कर दो 5 से 60, 60 प्लस 40 100 माइनस 75 25 प्लस और माइनस प्लस, तो क्या आएगा 25 प्लस में आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास 25, तो मैं इससे से लिख देता हूं लास्ट में आके, therefore marginal cost is equal to 25 at n is equal to 10। भाई तू किसके लिए रुका हुआ था आराम से? हुआ क्या कंप्लीट? कार्तिक तू मस्ती करता फिर मेरे वहां पे जाके बाहर जाके कुछ अलग ही कांड कर रहा था। इससे जरा शांत रहे, इधर उधर मत कर। क्वेश्चन नंबर 6, the total cost of key toy car is given by c is equal to 5 into 2 raised to t plus 17। Find the marginal cost and average cost। दोनों बता रहे हैं, मार्जिनल भी और मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? अबे यार एक मिनट, मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे पक्का। और एवरेज कॉस्ट के लिए डिवाइड करेंगे। अरे इधर सबको तो आंख खुल नहीं रही है, सेकंड लेक्चर में खुलेगी। सेकंड लेक्चर किसका है? तो भाई जरा पूरा कौन, मैं इतना मर मर के पढ़ा रहा है, गलत पढ़ जाएगा मेरा, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ग्रुप में डाल रहा है, उसके बाद भी आराम से हमारी अपनी दुनिया है सर। आप कहाँ हमको इंटरफेयर कर रहे हो हमारी दुनिया में? तो क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट फंक्शन मिला आपको, क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल कॉस्ट एंड, क्या टी का वैल्यू दिया है? यस, क्या दिया है? 3। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखो जरा, गिवन कॉस्ट तो लिख लो, c इज इक्वल टू 5 इंटू 2 रेज टू t और प्लस का
70। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना, मार्जिनल कॉस्ट ना, सबको मालूम है डिफरेंशिएट होना है। तो लिखो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट is equal to d upon dt of C, d upon dt of C। C का वैल्यू रिप्लेस कर लो तो d upon dt of 5 into 2 raised to t और प्लस 17। पहुंचा यहां तक? अब जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो 5 तो कांस्टेंट है ना, एज इट इज इनटू 2 रेज टू t का डेरिवेटिव 2 raised to t log 2 d upon dx of a raised to x, a raised to x log। तो भाई यहाँ पर a की जगह 2 है और x की जगह t है, तो ये क्या आएगा मेरे पास डिफरेंशिएशन 2 raised to t log of 2, log of 2, 2 17 का डेरिवेटिव बस ये जीरो पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन जीरो, ये याद हो जीरो। तो अब ये मेरे पास रह क्या गया 5 into 2 raised to t और log 2। क्या t का वैल्यू गिवन है? यस क्या गिवन है? 3। तो क्या लिखेंगे पुट t is equal to 3। यहां तक पहुंचे या नहीं? तो इसके नीचे पुट t is equal to 3। 5 into 2 रेज टू क्या आ जाएगा 3 और इनटू में क्या है log 2, 2 का रेज 3 पक्का 6 तो नहीं सोचना ना कोई नहीं, तो 8 5 जा लिख दो ना डायरेक्ट, तो 40 log 2। इधर ऐसा लिख लो therefore marginal cost is equal to 40 into 2 का क्यूब 8, 8 5 जा 40, 2 का क्यूब 6 5 जा 30 मत कर लेना, तो 40 log 2 at t is equal to 3। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, क्या बाकी है? एवरेज कॉस्ट क्या आएगा यहाँ पे C अपॉन T, वहां क्या लिखा था C अपॉन X, यहाँ पर X जगह क्या आ रहा है T आ रहा है ना, तो अब लिखो इस तरह से, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सबका कंप्लीट। तो नेक्स्ट वी नो, और इसमें एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू C अपॉन T। अब देखो कई बार n यूज हो रहा है, कई बार t यूज हो रहा है, कई बार x यूज होगा, कई बार q भी आता है क्वांटिटी के लिए, तो ये सब चीजें एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है। अब c का वैल्यू था क्या अपने पास? यस क्या था 5 into 2 raised to t plus 17 और डिवाइड बाय, पहुंचा यहां तक? अभी क्या ये डिवाइड होगा कहीं पर भी? कुछ भी डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 रेज टू टी अलग करके कोई फायदा ही नहीं। यहीं पर टी का वैल्यू क्या रिप्लेस कर दूं 3, तो पुट t इज इक्वल टू 3, क्योंकि कुछ कैंसिल वैंसिल कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। तो अगर t का वैल्यू 3 लिया तो 5 into 2 रेज टू 3 और प्लस 17 और डिवाइड में क्या आ जाएगा देख रहे हो आप, जहां भी t था उसकी जगह क्या हो गया 3 हमने ले लिया, 2 का क्यूब 8 5 जा 40 प्लस 1, अरे 41, अच्छा 40 प्लस 11 51 और 40 प्लस 40 प्लस 17 57, 57 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 18 19 20 क्या आएगा पक्का 19 3 जा ये देखो उधर 51 57, तो 19 3 जा 57। तो
ये मेरे पास क्या आ गया 40 प्लस 17 डिवाइड बाई 3 तो 57 अपॉन 3 और 19 3 जा 57 so therefore average cost at t is equal to